नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं और कितने अनुच्छेद हैं, इस बारे में हम जानेंगे। तो साथियों, जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और जब भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया, तब उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे, और जो बढ़कर अभी 25 भाग और 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गई है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में लगभग कई बार संशोधन हुए हैं और टोटल 106 बार अभी तक संशोधन हो चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 हमें भारतीय संविधान के तहत संसद को यह अधिकार देता है कि वह विशेष बहुमत से भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती है। परिणाम स्वरूप इतने अधिक संशोधन होने के कारण अभी तक भारतीय संविधान में टोटल 25 भाग और 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची हो चुके हैं। तो इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे और भारतीय संविधान का भाग 1, भाग 2 और भाग 3 क्या कहता है, पूरा 25 भाग को हम पढ़ेंगे लगातार आने वाले वीडियोस में। ठीक है, बारी बारी से समझेंगे और जितना सरल भाषा में हो सके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले हम भाग 1 के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान का भाग 1 क्या कहता है? भारतीय संविधान का भाग 1 जो है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसमें टोटल 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 अनुच्छेद हैं, 1 से लेकर 4 तक के जो अनुच्छेद हैं वो भाग 1 में है। और भाग 1 का नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये तो हो गई पार्ट 1, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। अब उसमें जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। साथियों, आर्टिकल 1 में 2 पॉइंट है। पहले हम दोनों पॉइंटों को समझते हैं। पहला पॉइंट, भारत राज्यों का संघ होगा, और दूसरा पॉइंट है इंडिया दैट इज भारत। अब समझते हैं पहले पॉइंट को कि भारत राज्यों का संघ कैसे होगा। तो जो भारत देश है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अर्थात भारत देश में जो राज्य है वो आपस में समझौता करके देश नहीं बनाए। ठीक है, जैसे कि अमेरिका जैसे जो देश हैं वो आपस में समझौता करके देश बनाते हैं, अर्थात कि जो अमेरिका देश के जो राज्य है वो आपस में समझौता करके देश में मिले हुए हैं, लेकिन जब चाहे वह उस देश से अलग हो सकते हैं। उसी के विपरीत भारत एक यूनियन कंट्री है, अर्थात भारत के जो राज्य हैं वो इस देश से कभी भी अलग नहीं हो सकती। भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 उसका पॉइंट 1 जो है, किसी भी राज्य को यह अधिकार नहीं देता है कि वह इस देश में मिलने के बाद में अलग हो सकता है। नहीं, कभी भी अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य इस देश में आकर बस तो सकता है, इस देश में आकर मिल तो सकता है, लेकिन बाद में वह कभी भी इस देश से अलग नहीं हो सकता। यह आर्टिकल 1 कहता है, भारत राज्यों का संघ कहता है। उसी के बाद दूसरा पॉइंट है इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत देश का नाम जो है इंडिया होगा। उसे कभी भी किसी अन्य नामों से नहीं जाना जाएगा, जैसे कि हिंदू राष्ट्र और भी किसी अन्य नाम से कभी भी नहीं जाना जाएगा। इंडिया दैट इज भारत मतलब भारत का नाम इंडिया है, और इसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था ताकि भविष्य में जो सांप्रदायिक दंगे हैं धर्म और जाति के नाम पर वो कभी हो ना। अगर मान के चलो इसे बाबा साहब ने नहीं लिखा होता तो क्या होता भविष्य में, कोई हिंदू आकर ये कहता है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, मुस्लिम आकर कहता है ये तो मुस्लिम राष्ट्र है, बौद्धिस्ट आकर ये कहते हैं कि ये तो बौद्ध राष्ट्र है, और कोई अन्य धर्म का व्यक्ति कहता तो ये तो हमारे धर्म का राष्ट्र है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे, उन्होंने सारे जाति और धर्मों को एक करके एक ही लाइन में लिखा, इंडिया दैट इज भारत, अर्थात जो भारत है वह इंडिया होगा।
इसे किसी भी अन्य धर्म के राष्ट्र के नाम से नहीं जाना जाएगा, ना तो इसे हिंदू राष्ट्र ना और किसी मुस्लिम राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। ये जब भी जाना जाएगा ये इंडिया और भारत के नाम से ही जाना जाएगा। ये पॉइंट आर्टिकल 1 में है। 2 पॉइंट मैंने दोनों पॉइंट को समझा दिया। दूसरा आर्टिकल 2 भारतीय संविधान का है जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में बात करता है। अर्थात कि कोई भी जो नया राज्य है वह भारत में प्रवेश किया जा सकता है या उसे भारत में मिलाया जा सकता है आज़ादी के बाद भी। आज़ादी के पहले जो राज्य मिले, जो राज्य भारत देश में थे वो तो रहेंगे, लेकिन जो नए राज्य हैं वह भी आज़ादी के पश्चात भी कभी भी यहाँ मिल सकते हैं भारत राज्य में। लेकिन याद रखें ये दोस्तों, कोई भी राज्य भारत देश में आ तो सकता है लेकिन वो कभी भी फिर भारत से अलग नहीं हो सकता, ये नियम है। और आर्टिकल 2 यह कहता है, अर्थात अनुच्छेद यह कहता है भारतीय संविधान का कि संसद आज़ादी के बाद और संविधान लागू होने के बाद भी कभी भी किसी भी राज्य को भारत में मिला सकती है कानून बनाकर, ठीक है। अर्थात नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 यह कहता है कि कोई भी राज्य भारत देश में आकर मिल सकता है, उसे संसद कानून बनाकर अपने राज्य में मिला सकती है, अपने देश के राज्य में मिला सकती है। अब आर्टिकल 3 के बारे में बात करते हैं। नए राज्यों या पुराने राज्यों के नामों या उनकी सीमाओं में परिवर्तन के बारे में बात करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 यह कहता है कि आज़ादी के बाद जो भी राज्य रहे हैं और या जो अभी नए राज्य बने हैं उनके नामों में, उनकी सीमाओं में और उनके हिस्से में बंटवारा किया जा सकता है, उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ है वो कभी एक ही राज्य हुआ करते थे। फिर जब लोगों की मांगे उठी, जनता की मांग उठी, तो संसद के द्वारा कानून बनाकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग अलग राज्य बना दिया गया। कब बनाया गया? सन 2000 में, 1 नवंबर सन 2000 में अलग अलग राज्य बना दिए। लेकिन कब होगा? जब संसद विशेष बहुमत से इसे पारित करवाएगी। उसके बाद आर्टिकल 4 यह कहता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो संशोधन किए जाएंगे या जो नए राज्यों के नामों में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन किया जाएगा वो 368 के तहत संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 हमें संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। हमें नहीं, किसको देता है? सदन को, यानी कि संसद को देता है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस से जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाएगा तब जाकर संविधान का संशोधन होता है और उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। लेकिन आर्टिकल 4 के तहत जो 2 और 3 में संशोधन होंगे उन्हें संविधान संशोधन में नहीं गिना जाएगा। यह आर्टिकल 4 हमें साफ साफ निर्देशित करता है। और साथियों एक बात याद रखना कि आर्टिकल 3 जो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है उसमें राष्ट्रपति की अनुमति, अर्थात उस विधेयक को राष्ट्रपति का सलाह लेना और उसका परामर्श लेना बहुत आवश्यक होता है। उसमें राष्ट्रपति सहमत होने चाहिए, उनकी सहमति होनी चाहिए, अन्यथा वह निरस्त है। और उसमें नए राज्यों के जो परिवर्तन होता है या पुराने राज्यों में जो परिवर्तन होता है उनकी सीमाओं में, नामों में, तो उसके लिए राज्य की विधानसभाओं में भी प्रस्ताव भेजा जाता है। लेकिन वह प्रस्ताव
राज्य की जो सहमति है वो मान्य नहीं रहती, उसमें संसद की सहमति मान्य होती है और राष्ट्रपति की सहमति भी मान्य होती है, तब जाकर वह सही तरीके से कानूनी रूप से लागू होता है।